हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा में सिरसा जिले के ऐलनाबाद हलके में उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। हलके के 1,86,000 मतदाता 20 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनेलो से अभय सिंह चौटाला, बीजेपी जज्बा से गोविंद कांडा और कांग्रेस से पवन बेनीवाल में मुकाबला माना जा रहा है। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी और 2 नवंबर को माफ कीजिएगा नतीजे आएंगे। आईजी राकेश आर्य और डीसी अनीश यादव ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। वहीं प्रत्याशी लगातार गांव में बूथों का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। मलेका गांव में पोलिंग बूथ का निरीक्षण करने एनएलओ प्रत्याशी चौधरी अभय चौटाला पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से भेंट की। जेजेपी बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा और कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल के अलावा कई अन्य ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से वोटिंग के बारे में जानकारी ली। कोरोना के खतरे के बीच ऐलनाबाद उपचुनाव की वोटिंग में गाइडलाइन का बखूबी से पालन किया जा रहा है। जो भी वोटर आ रहे हैं पहले उनका तापमान मापने के बाद सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद वोट डालने के लिए अंदर भेजा जाता है। शारीरिक दूरी का भी ख्याल प्रशासन की ओर से रखवाया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णपाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णपाल, हरियाणा में सिरसा जिले के ऐलनाबाद हलके में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है, जहां 20 प्रत्याशियों के भाग्य का जो फैसला है वो तय किया जाना है। इनेलो से अभय सिंह चौटाला है, भाजपा जजपा से गोविंद कांडा और कांग्रेस से पवन बेनीवाल में मुकाबला चल रहा है। अब तक कितने फीसदी मतदान जो है वो ऐलनाबाद में हो चुका है और क्या प्रशासन इस बाबत सतर्क नजर आ रहा है? कितने सुरक्षा कर्मी जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं इस वक्त? सर, कल अपने ऐलनाबाद के अंदर 55% के करीब मतदान हो चुका है और सुरक्षा की दृष्टि से काफी पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी लगाई हुई हैं और अभी तक कोई ज्यादा छिटपुट घटना की कोई भी जानकारी नहीं आई है और अभी तक जो मतदान है वो शांतिपूर्ण चल रहा है और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। जी कृष्ण कुमार, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर बात करें राज्य की सत्ता की, तो सत्ता की जो भूमिका है, कहने को तो एक सीट के लिए उपचुनाव है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो हरियाणा की राजनीति पर किस तरह से पड़ सकता है? क्योंकि अगर बात करें जीटी रोड बेल्ट या फिर जाट बेल्ट की, तो सियासी समीकरण क्या कुछ नजर आ रहा है? जी हाँ जी, ये चुनाव अपने हरियाणा के लिए अहम देखा जाएगा और अगर बात करें तो अगर जहाँ पे बीजेपी और जेजेपी अगर जहाँ से हार जाती है तो किसानों की जीत मानी जाएगी और अगर मतलब ऐलनाबाद से जो चुनाव अगर अभय सिंह हार जाते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही पार्टी खत्म होने वाली स्थिति की ओर बढ़ जाएगी। जी ठीक है, धन्यवाद कृष्ण कुमार तमाम जानकारी देने के लिए। तो ऐलनाबाद में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत की जंग जो है वो लड़ी जा रही। अब अगर ऐलनाबाद में इनेलो के अभय सिंह चौटाला जीतते हैं तो जीटी बेल्ट पर भी एक बड़ा संदेश जो है वो कहीं ना कहीं ये दे सकते हैं। कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में दीपावली के पावन पर्व के नजदीक लोगों को सौगात देते हुए विधानसभा के अंदर 4 सेक्टर में करीब 45 लाख रुपए की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइट के कार्य का शुभारंभ किया। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि विधानसभा के सभी सेक्टर में स्ट्रीट लाइट लगाकर जगमग किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर की सड़कों के साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 62 आशियाना सोसाइटी के सामने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा लगाई जा रही 178 स्ट्रीट लाइट के कार्य का शुभारंभ किया। इसके अलावा करीब 110 नए पोल भी यहां पर लगाए जाएंगे। क्या मुख्य आयोजन है आज जो 62, 65 का जो 64 का जो सारा अपने जो लाइट का जो एलईडी लाइट की जो करी है, ये सारे पोल लाइट सारी चेंज करी है। ये 45 लाख की लागत से सेक्टर में डिवाइडर रोड पे है और बाकी जो सेक्टर के भीतर के उन पर भी लाइट का काम जारी रहेगा। और दूसरा, जितने सेक्टर में जो ट्रांसफार्म रखने हैं या बड़ी लाइन डलनी है उसका भी जैसे लोड के हिसाब से है उसके साथ ट्रांसफर बढ़ाने का काम करेंगे। कितना फायदा लोगों को मिलने वाला है?
देखिए, लोगों को रात के 12 बजे किसी को आने जाने में परेशानी है, और कोई बस स्टैंड से चलेगा, रेलवे से चलेगा, तो आदमी को आने जाने में कोई परेशानी नहीं। लाइट रहेगी तो अंधेरे से जो लाइट रहती है उससे समस्या खत्म होती है। एक मंत्री जी, यहाँ की सड़कें भी ज़्यादा बुरा हाल है, ये कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे? सेक्टर 65 की सड़क है, सेक्टर 2 और 65 की है। जल्दी आने वाली सेक्टर 65 की दोनों की और बाकी जो सेक्टर सब सड़कों को जल्दी बनाने का काम करें। झज्जर शहर के बीचों बीच स्थित पुराना बस स्टैंड के मैदान में शुक्रवार से शुरू हुए दिवाली मेले में बच्चों के लिए गुब्बारे खरीद रहे एक युवक की हत्या हुई, जिसकी पहचान बूढ़ा महादेव मंदिर क्षेत्र निवासी वेद प्रकाश उर्फ मन्नू पुत्र बंसी लाल के रूप में हुई, जो कि अपने एक दोस्त रोहित के साथ मोटरसाइकिल पर कुछ समय पहले मेले में गया था। मन्नू अपने पिता के साथ अंबेडकर चौक के नजदीक स्थित हेयर ड्रेसर की दुकान पर ही काम करता था। वारदात के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। अभी तक सामने आया कि 2 मोटरसाइकिल पर 4 युवक आए। वारदात को अंजाम देने वाले युवकों ने हेलमेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। तो वहीं इस घटना को लेकर व्यापारियों ने हंगामा शुरू कर दिया और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। हालांकि डीएसपी राहुल देव शर्मा ने मोर्चा संभाला और व्यापारी और परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। ये कल जो मर्डर हुआ था उसके रोज स्वरूप आज मार्केट वाले कोई समस्या लेकर और उसके परिवार वाले जो हैं न्याय की उम्मीद लेकर यहाँ पे आए थे। उनको एसपी साहब से भी मिलवाया गया और उनको आश्वासन दिया गया जल्द से जल्द इस मर्डर को ट्रेस करेंगे। हमारे पास काफ़ी लीड्स हैं इस मर्डर के अंदर और हम उस पर काम कर रहे हैं और ये जल्दी वर्कआउट हो जाएगा। घटना ये थी कि उसकी अपनी नाई की दुकान थी, वहाँ से 2 लड़कों के साथ गया था वो अपनी लड़की के लिए गुब्बारे खरीदने। मेले में जैसे ही पहुँचा है तो वो पहले से ही उसके ऊपर घात लगा के बैठे थे और किसी को टारगेट नहीं करा। तो इससे पता चलता है कि पुरानी रंजिश है। तो हमारे उसी से संबंध में लीड है हमारे पास। तो अभी तो हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं और इसको जल्द से जल्द ट्रेस। गाजीपुर बॉर्डर खोलने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश के किसान ने कभी भी बॉर्डर को बंद नहीं किया। ये बॉर्डर तो सरकार ने बंद कर रखे थे और अब सरकार खुद ही खोल रही है। बॉर्डर के खुलने से किसान आंदोलन को फायदा होगा और अब उनके ट्रैक्टर सीधे संसद तक जा सकेंगे। सरकार ने कानून बनाया है कि किसान कहीं भी फसल को बेच सकता है। अब किसान अपनी फसल संसद में ही बेचेंगे और अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली, आटा चक्की साथ में लेकर जाएंगे। जींद में सफेदों के गांव करसंदू और रोहड़ में किसानों के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि देश में किसान के अनाज की बेकदरी हो रही है। किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदने के सरकार के दावे पूरी तरह से फेल हैं। किसानों का सुझाव है कि सरकार जब मंडियों में फसल नहीं खरीद सकती तो उन्हें संसद में अपना अनाज बेचने की अनुमति दी जाए। हालात ये हो गए कि किसानों की फसलें खरीदना तो दूर, उसे फसलें बोने तक के लिए डीएपी, यूरिया और बीज नहीं मिल रहा। किसानों को समय पर खेती में प्रयोग होने वाले उर्वरक नहीं मिलेंगे तो देश का अन्न उत्पादन निश्चित तौर पर गिरेगा। 3 कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 11 महीने से बंद हरियाणा का टिकरी बॉर्डर आधा अधूरा खुला। बॉर्डर पर केवल बाइक और एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा, जबकि गाड़ियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। टिकरी बॉर्डर सुबह 7 बजे से शाम के 8 बजे तक खुलेगा। इसका फैसला किसानों ने बैठक कर लिया। वहीं गाड़ियों के आवागमन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की इस बैठक के बाद फैसला हो सकता है। किसान नेता बूटा सिंह ने बताया कि संयुक्त मोर्चा की मीटिंग 6 नवंबर को बुलाई गई है। उसमें अगर सहमति बनती है तो फिर उसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा। फुट का रास्ता खोलने के लिए ऐसी सहमति बन गई है। 2 व्हीलर लंघेगा, पैदल लंघेंगे और ऑटो आएगा उधरले पासे सवारी तार के मुड़ जाएगा, इधर ऑटो आएगा इधर सवारी तार के मुड़ जाएगा। ये शाम ਨੂੰ 8 बजे बंद हो जाएंगे, सवेरे 7 बजे तक बंद रहेगा, दिन चलेगा। 7 से लेकर शाम 8 बजे तक खुला रहेगा। हाँ, 6 तारीख की SMK की मीटिंग हो रही है 6 नवंबर को। ते अगला फैसला फिर लेंगे। ये पूरे तौर पे बंद करने हैं या खोलने हैं या सुप्रीम का ऑर्डर की आउंदा है। एक रणनीति होगी सारे बॉर्डरों पर। जो रणनीति टिकरी बॉर्डर होगी वही गाजीपुर। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी के गांव नाधा में शहीद ब्रजेश की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि शहीद किसी परिवार, क्षेत्र और प्रदेश विशेष का नहीं बल्कि पूरे देश की अमूल्य धरोहर है।
जो युवा शक्ति को देश प्रेम की सीख देता है। देश की सीमाएं हमारे वीर सैनिकों के बदौलत सुरक्षित हैं और इनकी बदौलत ही हम सभी आज़ादी की खुली हवा में सुख और चैन की सांस को लेते हैं। उन्होंने कहा, हमारे देश के वीरों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश के वीर सैनिक जब सीमाओं की निगरानी में जगते हैं तब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि शहीद ब्रजेश की प्रतिमा से आने वाली पीढ़ी हमेशा उनके जीवन से सीख लेगी कि किस प्रकार से हमारे वीर जवान हमारी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हिसार जिले में आयोजित 5वीं एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रदेश की बेटियों ने 4 स्वर्ण पदक जीते। 12 विभिन्न भार वर्ग के हुए मुकाबलों में 5 स्वर्ण के साथ रेलवे की टीम अव्वल रही, तो वहीं मेजबान हरियाणा की टीम 12 में से 4 फाइनल जीतकर उप विजेता रही। इस प्रतियोगिता में 35 टीमों ने भाग लिया था। मैं चाह रही थी कि किसी नए बॉक्सर को मौका मिले, लेकिन सडनली फेडरेशन ने ये कर दिया कि इसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट है वही वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाएगा, और मेरी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप तो खेलना ही है कैसे भी करके, इसलिए मैंने ये नेशनल चैंपियनशिप खेला। और फर्स्ट टाइम मैंने इतना कंपटीशन यहाँ पे देखा कि फर्स्ट टाइम 81 kg में मैंने 5 बाउट मैंने खेली हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी लड़कियाँ भी आई थी और काफ़ी अंबाला में परीक्षा से पहले प्रशासन के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। परीक्षा केंद्र के आसपास फोटो स्टेट की दुकानों को आज बंद करा दिया गया, तो वहीं पुलिस प्रशासन परीक्षा केंद्र के पास भारी मात्रा में तैनात किया गया। यह देखा गया कि जहां पर परीक्षा केंद्र है वहां पीछे कोई कॉलोनी है या फिर बंद है। आसपास पुलिस प्रशासन की पैनी नजर आई। प्रशासन चाहता है कि परीक्षा में किसी प्रकार की नकल ना हो। पहले पेपर लीक का मामला आया था, जिसके बाद सरकार पर विपक्ष ने काफी सवाल उठाए थे। ऐसे में अब सरकार और प्रशासन कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अभी हम सारे सेंटर्स खुद चेक कर रहे हैं, जिसमें कि ये देखा जा रहा है कि आसपास जितनी फोटोस्टेट की दुकानें हैं, इंटरनेट की दुकानें हैं, बुक शॉप हैं, वो सब बंद रहेंगी। दूसरा, पार्किंग की व्यवस्था भी देखी जा रही है। तीसरा, अंदर जाके ये देखा जा रहा है कि सेंटर की बैक साइड कहाँ लग रही है, कि सेंटर अंदर ही है, स्कूल के कॉम्प्लेक्स में है, या पीछे कोई कॉलोनी है, या कोई रोड है, या गली है। तो जितनी भी सख्ताई हो सकती है अपनी तरफ से करी जाए। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 104 करोड़ के पार पहुंचने का भिवानी जिले के लोगों ने स्वागत किया है। भिवानी जिले में भी कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 10 लाख को पार कर चुका है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अब 18 से 20 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों को पत्र लिखा जा रहा है। हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, और 100 करोड़ से ज़्यादा जो हमारे भारत में वैक्सीनेशन लगवा ली, 2.5 करोड़ से ज़्यादा हमारे हरियाणा में लगवा ली, और हमारे सारे हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, सभी ने वैक्सीनेशन लगवा ली। किसी को भी कोई ज़्यादा फैटिलिटी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए। सावधानी के लिए हम बताते हैं कि आधा घंटा तक बैठना है, तो उस टाइम में ना हमें कुछ खाना पीना चाहिए। आधा घंटा तक ऑब्जर्वेशन में होती है, वो हम गाइडलाइन के अनुसार उसको एडवाइस करते हैं कि आधा घंटा तक आप ऑब्जर्व हो। रोहतक जिले में डेंगू का कहर लगातार जारी है। जिले में अब तक 153 केस आ चुके हैं। ज्यादातर केस अक्टूबर महीने में आए और यह सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल मौसम में जब ठंडक आती है, डेंगू के केस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अक्टूबर से शुरुआत होकर यह क्रम नवंबर तक चलता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद डेंगू पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अनुपमा मित्तल का कहना है कि लोगों के सहयोग के बिना डेंगू पर नियंत्रण हासिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में घर में साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। बारिश थोड़ा सा मानसून ज़्यादा रहा है और लेट तक मानसून रहा है, नंबर ऑफ केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और
ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है इनका अक्सर देखने में आता है कि 3-4 साल बाद इनमें थोड़ा सा एक हाइक आता है। तो 2-3 साल से केसेस कम थे, इस साल फिर अचानक काफ़ी केसेस में बढ़ोतरी हुई है और वही हर जगह आपको देखने को। तो आपको बता दें, लगातार डेंगू के जो केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति जो है वो नियंत्रण में नजर नहीं आ रही है। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा जो है हालांकि 104 करोड़ के पार पहुंच चुका है, लेकिन अगर डेंगू की बात की जाए तो डेंगू का जो कहर है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। रोहतक की बात करें तो रोहतक में अब तक 153 केस सामने आ चुके हैं और ज्यादातर जो केस हैं वो अकेले अक्टूबर महीने में भी आए हैं और ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मौसम में जब ठंडक आती है तो केस डेंगू के बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अक्टूबर की शुरुआत से लेकर ये जो क्रम है वो नवंबर तक चलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार जागरूकता अभियान जो है वो भी चलाया जा रहा है, इसके बावजूद भी डेंगू पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। और इस बाबत डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अनुपमा मित्तल ने कहा कि लोगों के सहयोग के बिना डेंगू पर नियंत्रण हासिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में घर में साफ सफाई का ख्याल रखना अनिवार्य है। हरियाणा में डेंगू के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी कड़ी में अंबाला में डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग दावे कर रहा है कि वो निरंतर कॉलोनी में जाकर चेक कर रहे हैं कि किसी के घर के पास साफ पानी तो नहीं, लोगों के कूलरों में पानी में डेंगू का लार्वा तो नहीं पैदा हो रहा, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी इस तरफ नहीं आया, जबकि उनके घरों के पास खाली पड़े प्लॉट में पानी भरा पड़ा है और अनेक डेंगू के मरीज यहां पर मौजूद हैं। देखने वाली बात है कि नगर निगम भी दावे करता है कि निरंतर उनकी टीम फॉगिंग का काम कर रही है, लेकिन उनके सभी जो दावे हैं वो कागजों तक सीमित हैं। अब तक अंबाला में डेंगू के 268 मरीज आ चुके हैं। हालांकि अंबाला सिविल सर्जन ने कहा कि 15 दिन के बाद डेंगू का प्रकोप कम हो जाएगा। एमएलए दौरे पे निकलता है, चाहे मेयर दौरे पे निकलता है, और चाहे उसने अपना ये वाली प्रॉपर्टी की खासियत कोई भी बताई कि अगर बदमाश आपके पास दौरे 4 पे निकलता है, कार यहाँ हो तक ना कोई नहीं तो वो भी पहुंचता। पार्क सिर्फ एक वोट के टाइम ही यहाँ पे आते हैं, बाकी किसी ने कुछ सुनवाई नहीं है। यहाँ कोई सुनाई नहीं जी, आगे भी देखते जी, फिर तो परन लग जाएंगे। यहाँ कोई हल नहीं है। अगर 18 तक और होता है तो ऊपर का नाली यहाँ पे पोर्शन कुछ भी सुविधा नहीं है। यहाँ कोई प्रबंध नहीं है जी, सारी तरह से हम परेशान। एक सड़क छोड़ के पाली सड़क को निकल जाते हैं जी, इधर को कोई नहीं आता जी। एप्लीकेशन दे ली, हर जगह पे एप्लीकेशन दे ली, सबके पास जाया है, सबकी मिन्नतें कर ली, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। अंबाला में आज तक टोटल 268 मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं। आज 19 नए मामले सामने आए हैं। तो आज के मामलों को मिला के 268 मामले टोटल हुए हैं और लगभग हम हर रोज़ 400 से 500 सैंपल प्रोसेस कर रहे हैं और ज़िले के हर जगह से सैंपल लिए जा रहे हैं और लोगों को एहतियातन हम एंटी लार्वल एक्टिविटी भी ज़िले में हर जगह की जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो उम्मीद है आने वाले 10-15 दिनों में जो डेंगू का वो है जितना प्रकोप है वो कम होगा। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार के तमाम दावों के बीच प्रदेश में डेंगू का प्रकोप तेजी के साथ फैल रहा है। डेंगू ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक कुल मरीजों की संख्या 5377 पहुंच चुकी है। पिछले 3 दिनों में औसतन रोजाना 378 नए मरीजों के साथ 1136 मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में फतेहाबाद, पंचकुला, सोनीपत, सिरसा और नूंह है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में अभी तक 25 और नई फॉगिंग मशीनें खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई तरह की संभावनाएं जताई जाती रही हैं, लेकिन अब कोरोना के केस कम होने लगे हैं, जिसके बाद लोग लापरवाही बरतने लगे हैं। देश में अभी भी ऐसे भारी संख्या में लोग हैं जिन्होंने कोरोना की एक डोज लगवा ली, लेकिन दूसरी डोज लगवाने में लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे लोगों को हम आगाह करना चाहते हैं कि कोरोना की दोनों डोज लेने के 14 दिन बाद ही शरीर में एंटीबॉडीज तैयार होती है, जिसके बाद शरीर में कोरोना से लड़ने की शक्ति तैयार हो जाती है। कोरोना की पहली डोज लगवा चुके काफी संख्या में लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई। यमुनानगर के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि हालांकि देश के 140 करोड़ लोगों ने कोरोना रोधक वैक्सीन लगवा ली है, यमुनानगर में भी 1,13,000 लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संदेश भेजकर वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काफी हद तक नियंत्रण में भी है। स्थिति जो है वो काफी नियंत्रण में है। आज भी हमारे जो 2 केसेस, अभी तक टोटल जिले में 6 एक्टिव केसेस थे, जिनमें से 2 आज रिकवर हो गए हैं और अब जिले में केवल 4 केसेस हैं। आज भी कोई नया केस नहीं आया है। लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि पूरी तरह से कोरोना अभी हमारे देश से, इस संसार से गया नहीं है किसी भी जगह, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। जैसे ही वायरस को मौका मिलता है तो अपने स्वरूप में बदलाव कर सकती है, जिसको एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट के माध्यम से हम कहते हैं कि उसने अपने बिहेवियर में और अपने स्वरूप में बदलाव कर लिया और वो दोबारा से घातक हो सकती है, जैसे हमने दूसरी कोरोना की वेव में टाइम के समय में देखा। तो आज भी इस त्योहारों के सीजन में भी लोगों से विशेष अपील है कि हम कोविड जो है अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें, जिसमें हमें लगातार हैंड सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। बिना वजह हम भीड़ भाड़ के इलाके में इकट्ठे ना हो और जब भी हम बाहर जाएं तो अच्छी तरह से, और ये अच्छी तरह से सर्वविदित है, लोगों को पता है कि इस मास्क ने, जब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी तो मास्क ने हमारी बहुत सारी जनसंख्या को इस घातक बीमारी से बचाया। उधर झज्जर के गांव सुरहेती में एक मंदबुद्धि युवती का शव गांव के जोहड़ से बरामद किया गया। युवती की पहचान मंजीत निवासी गांव सुरहेती के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार राजकुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बेटी बीती शाम से लापता है और इसी सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच को शुरू किया। लेकिन शनिवार की सुबह युवती के परिजनों ने पुलिस को दोबारा सूचना दी कि मंजीत की चप्पल गांव के जोहड़ किनारे पड़ी हुई है। उसी सूचना पर पुलिस ने ग्रामीणों और प्रशासन के सहयोग से गांव के जोहड़ में सर्च अभियान चलाया। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। कल रात को राजकुमार ने एक लिखित शिकायत थाना में दर्ज कराई थी कि उसकी लड़की 22 साल जो मंदबुद्धि है वो घर से गायब हो गई। उसके बाद एफआईआर तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज करके उसकी तलाश शुरू की। तलाश शुरू करने के बाद आज वारसान द्वारा टेलीफोन पे बताया गया कि भाई उसी गुड़िया की एक चप्पल जो है ना जोहड़ में डूबते हुए पानी में मिली है। उस शक पर जो है ना तलाशी ली तो पुलिस और प्रशासन की मदद से गाँव वासियों ने लड़की को बाहर निकाल के और पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि ऐलनाबाद में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा की जीत होगी। कंवरपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्य मुकाबला इनेलो के अभय सिंह और बीजेपी में होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने वहां काफी विकास कार्य करवाए हैं, जिससे लगता है कि बीजेपी प्रत्याशी की वहां पर जीत होगी। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से लोग सरकार के साथ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि विधायक सरकार का होगा तो विकास के काम जो हैं वो ज्यादा होंगे। और इस दौरान उन्होंने अन्य मसलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के प्रतापगढ़ में 32 करोड़ 74 लाख की लागत से अपग्रेड किए गए पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा, मेयर और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस पंपिंग स्टेशन के शुरू हो जाने से अब क्षेत्र की कॉलोनियां और सेक्टर में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से पूरी तरह से निजात मिलेगी। अपग्रेड पंपिंग स्टेशन के उद्घाटन को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी देखी गई। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री का धन्यवाद किया। हमारे यहाँ डबुआ कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, सेक्टर 24, 25, झाड़ सैतली, नंगला, इन सब एरिया में पानी के डिस्पोजल की बहुत बड़ी समस्या थी। सीवर ओवरफ्लो होता था, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हमने यहाँ पर 32 करोड़ 74 लाख की लागत से इसका अपग्रेडेशन कराया है। इस पंपिंग स्टेशन का पहले ये 40 MLD का था, अभी 112 MLD का हो गया है। तो अब जो सीवर ओवरफ्लो की समस्या इस बहुत बड़े एरिया में थी, जवाहर कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, नंगला, झाड़ सैतली, 24 सेक्टर, 25 सेक्टर, उससे अब निजात मिलेगी। एक बहुत बड़ी लोगों को राहत। 32.74 करोड़ रुपए में पूरा हुआ है और इससे बहुत बड़े एरिया को फ़ायदा होने वाला है, जिनमें सेक्टर 22, 23, 24, 25, झाड़ सैतली, नंगला और संजय कॉलोनी, अपनी पर्वतीय कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, बहुत बड़े एरिया का पानी जो सीवरेज का है वो उससे पंप हो जाएगा। बरसात में आम दिन भी बहुत भारी परेशानी होती है, पानी भरा रहता है, जगह जगह ओवरफ्लो होती हैं शहरों में, कॉलोनियों में, इससे हमें बहुत फायदा। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज़ के साथ।